अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इल्यूमिनेटर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सैम्पलिंग। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, डाटा को किस तरीके से समराइज किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा और डाटा की मदद से कैसे डिसीजन मेकिंग और प्रिडिक्शन की जाएगी। तो स्टैटिस्टिक्स में इन तमाम प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से हम जो है वो अमल करते हैं, उसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दो टर्मिनोलॉजीज इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व होती हैं। वो टर्मिनोलॉजीज है पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो इस लेक्चर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है, वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं कि आज के क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखने के लिए स्लाइड पे आते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पॉपुलेशन क्या होती है। यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, फिर पॉपुलेशन की काइंड्स पढ़ेंगे, फिर सैंपल पढ़ेंगे, फिर सैम्पलिंग क्या होती है ये देखेंगे, सैम्पलिंग क्यों की जाती है, उसका रीज़न मतलब उसका रैशनल, और उसके बाद सैम्पलिंग की काइंड्स पढ़ेंगे। तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि सैम्पलिंग क्या है और पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क होता है और ये तमाम बातें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई पॉपुलेशन क्या होती है। तो पॉपुलेशन क्या है, एक ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसके ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि एनी वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर टू बी स्टडीज इज पॉपुलेशन। यानी कि अगर आप एक क्लास के स्टूडेंट्स के मास को स्टडी करना चाह रहे हैं तो उस क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। एक स्कूल में मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज को या उनकी हाइट को या उनके वेट को आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो उस स्कूल के तमाम स्टूडेंट जो हैं वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो ये वेल डिफाइंड होती है। वेल डिफाइंड मतलब आपको मालूम होगा कि उस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो पूरे के पूरे ग्रुप के तमाम इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। दूसरी तरीके से पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इंडिविजुअल्स, मतलब तमाम इंडिविजुअल्स के कलेक्शन को, तमाम ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को, तमाम जो मेजरमेंट हैं हमारे इंटरेस्ट की उन तमाम के जो कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। यानी जिस चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसमें मौजूद तमाम इंडिविजुअल्स को अगर हम कंबाइनली देखेंगे तो पॉपुलेशन कहलाएगी। अब अगर हम पाकिस्तान के तमाम लोगों की इनकम को स्टडी करना चाह रहे हैं तो पॉपुलेशन की पूरे के पूरे जो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कहलाएगी। लेकिन अगर एक शहर के लोगों की इनकम को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो फिर वो एक शहर के लोग पॉपुलेशन में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप कुछ यूनिट्स हैं, कुछ प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, वो 3000 यूनिट्स हैं, तो 3000 के 3000 यूनिट क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। आप किसी फैक्ट्री में मौजूद मशीनों को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उस फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें होंगी वो पॉपुलेशन कहलाएंगी। एक इंडस्ट्री के अंदर मौजूद तमाम मशीनों को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो इंडस्ट्री में मौजूद तमाम मशीनें क्या कहलाएंगी, पॉपुलेशन कहलाएंगी। मतलब जिस चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसका एग्रीगेट जो है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। यानी पॉपुलेशन में तमाम यूनिट शामिल होंगे जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है यानी कि वो तमाम यूनिट जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो 3 काइंड के होते हैं। एक कहलाती है फाइनाइट पॉपुलेशन, एक कहलाती है फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन और एक कहलाती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। तो फाइनाइट पॉपुलेशन की डेफिनेशन यहाँ बयान की गई है कि फाइनाइट पॉपुलेशन को हम काउंटेबल पॉपुलेशन भी कहते हैं। यानी ऐसी पॉपुलेशन जो काउंटेबल हो। अब काउंटेबल का मतलब क्या है कि जिसके जो एलिमेंट्स हों वो क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब उसके अंदर मौजूद इंडिविजुअल्स हैं वो फाइनाइट हो, उनको हम काउंट कर सकते हो। अब क्योंकि वो इंडिविजुअल्स फाइनाइट होंगे तो उनकी जो स्टडी है वो हमारे लिए ईजी हो जाएगी। यानी उसके डाटा को गैदर करना, समराइज करना, एनालाइज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट और एफर्ट भी कम लगेगी। यानी कि अगर ऐसी पॉपुलेशन है जिसके इंडिविजुअल्स लिमिटेड है तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, उनको स्टडी भी आराम से कर सकते हैं, टाइम भी कम लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगी। यहाँ एग्जाम्पल दी गई है जैसे कि क्लास के तमाम स्टूडेंट जो हैं अगर आप उनको स्टडी कर रहे हैं तो वो क्लास के तमाम स्टूडेंट पॉपुलेशन कहलाएंगे और ये पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड है तो आप आसानी से उसको स्टडी कर सकते हैं विद लेस कॉस्ट, लेस टाइम। और अगर एक गार्डन के तमाम ट्रीज को आप स्टडी कर रहे हैं तो गार्डन के तमाम ट्रीज पॉपुलेशन कराएगी और ये पॉपुलेशन को स्टडी करना आपके लिए ईजी है, फाइनाइट है क्योंकि काउंटेबल है। और अगर आप किसी बॉक्स में मौजूद तमाम मोबाइल को स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये भी हमारे पास काउंटेबल है क्योंकि ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। तो फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर
जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मेंबर्स जो हमारे पास होते हैं, वो क्वांटिटी वाइज जो है वो काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो हम उनको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल ट्रीज की दी गई है कि गार्डन में मौजूद ट्रीज हैं, आप उनको स्टडी कर रहे हैं, तो ट्रीज लिमिटेड होंगे तो आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो ये पहली काइंड हो गई किसकी, पॉपुलेशन की, यानी जिस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर उसके जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर जो इंडिविजुअल्स की क्वांटिटी है वो काउंटेबल है तो फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगी वो। अब दूसरी जो हमारी काइंड है वो क्या है, फाइनाइटली लार्ज। फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो आप उनको स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका टाइम और कॉस्ट और आपकी एफर्ट ज़्यादा लगेगी। यानी काउंटेबल तो हैं वो, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हैं कि अगर आप उन्हें स्टडी करना चाहेंगे तो ईजिली स्टडी नहीं हो सकते वो, बल्कि इसके लिए टाइम, कॉस्ट और एफर्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब इसकी मिसाल क्या है कि गार्डन में मौजूद एप्पल जो है वो क्वांटिटी के अंदर होंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो इतने सारे एप्पल को स्टडी करने में बहुत टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, बंदे लगाने पड़ेंगे आपको, तो उसका डाटा गैदर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। एक शहर में मौजूद लिटरेट पर्सन हैं, उनका डाटा आप कलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगेगा आपका। एक कंट्री में मौजूद जो कॉलेजेस हैं उनका डाटा हासिल करना चाहते हैं, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रेड्स, उनकी एज, इसका डाटा हासिल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम और एफर्ट लगेगी। मतलब फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन में आपके पास पॉपुलेशन के अंदर मौजूद मेंबर्स जो हैं उनको आप काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं तो उसको जो स्टडी करने में, उसका डाटा हासिल करने में, एनालाइज करने में, समराइज करने में, डिसीजन मेकिंग करने में आपको जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो दो हमारी काइंड्स हो गई, एक फाइनाइट पॉपुलेशन जिसके जो मेंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, और एक फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन जिसके जो मेंबर्स होंगे वो थोड़े से फाइनाइट पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा होंगे, तो उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी। और एक हमारी आती है इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल पॉपुलेशन, यानी इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो इतने होंगे कि आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, उसके तमाम के तमाम मेंबर्स को स्टडी करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो नॉट काउंटेबल नहीं है हमारे पास, उसमें इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं, तो आप उन्हें आसानी से स्टडी नहीं कर सकते, डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें सैंपल निकालते हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को हम स्टडी करके ये एज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं तमाम उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेंबर्स की तरह ही होगी जो हमने सेलेक्ट करके स्टडी की है। अब इसमें देखिए एग्जांपल दी जा रही है इनफाइनाइट पॉपुलेशन की, ओशन में मौजूद तमाम फिश जो हैं वो आप स्टडी थोड़ी कर सकते हैं सारी की सारी, तो अगर आप ओशन में मौजूद तमाम फिश को स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं पॉपुलेशन के, तो इसको स्टडी करना मुश्किल है, तो इस मुश्किल नहीं, नामुमकिन है तकरीबन। स्काई में मौजूद स्टार्स हैं, उसकी भी क्वांटिटी अनलिमिटेड है। फॉरेस्ट में मौजूद ट्रीज हैं, इनको भी आप स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, टाइम एफर्ट लगने की बात नहीं है, आप काउंट ही नहीं कर सकते इसको, बहुत मुश्किल होगी आपको, ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है पॉपुलेशन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, 3 टाइप की हो गई, यानी कि या तो पॉपुलेशन कौन सी होगी, फाइनाइट, इसमें मेंबर काउंटेबल होंगे, तो इसको स्टडी आप आसानी से कर सकते हैं, टाइम एफर्ट कॉस्ट कम लगेगी। फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन है, मेंबर्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो इसके स्टडी करने में टाइम एफर्ट वगैरह जो है वो आपकी ज़्यादा लगेगी। फाइनाइट पॉपुलेशन में आपकी टाइम एफर्ट कम लगेगी, फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन में आपकी टाइम एफर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लगेगी। और इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर आपके जो मेंबर्स हैं क्योंकि वो काउंटेबल ही नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते। तो फिर सेट्स में किया जाता है कि फाइनाइट पॉपुलेशन अगर है तो आप डायरेक्ट स्टडी कर लेंगे, उसको उसका डाटा हासिल करेंगे, उसको समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, इन्फ्लुएंसेस बना लेंगे, फोरकास्टिंग कर लेंगे। लेकिन फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में तो आप डायरेक्ट स्टडी कर ही नहीं सकते ना, तो इन दोनों पॉपुलेशन के अंदर आप क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं। सैंपल मतलब इस पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनको स्टडी किया जाता है, और उनकी जो स्टडी होती है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी ही होंगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टैटिस्टिक्स में जब डाटा हम समराइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा उसको डिसीजन मेकिंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो करते वक्त हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है। अगर फाइनाइट और डायरेक्ट स्टडी हो जाएगी, लेकिन फाइनाइटली लार्ज और इनफाइनाइट के अंदर हमें सैंपल बनाना पड़ेगा। तो ये सैंपल बनाते कैसे हैं, ये सैंपल किस तरीके से बनाया जाता है और सैम्पलिंग होती किस तरीके से है, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन की। तो इसमें देखें, एक कॉलेज के तमाम स्टूडेंट फाइनाइट पॉपुलेशन है क्योंकि काउंटेबल है, आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो इजीली कम टाइम के अंदर, कम कॉस्ट के अंदर, कम एफर्ट के अंदर स्टडी हो सकता है। लाइब्रेरी की बुक्स फाइनाइट पॉपुलेशन है, मार्केट में रिसर्च है वो फाइनाइटली लार्ज है, कर तो सकते हैं आप उसे काउंट भी और उसे उसका डाटा भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा आपको।
रिवर में मौजूद फिश जो है वो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएगी। एक शहर में कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो फाइनाइटली लार्ज हैं, आप स्टडी तो कर सकते हैं लेकिन टाइम एफर्ट ज़्यादा लगेगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये दो हमारे पास मोटर ड्राइवर्स के जो लाइसेंस मोटर ड्राइवर्स हैं और जो एरिया में हाउसेज हैं, ये फाइनाइट पॉपुलेशन है, यू कैन स्टडी इट, काउंटेबल है। एक लाइन में जितने पॉइंट्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएगी। और स्टार्स जो हैं वो स्काई के अंदर वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है। ये इसकी एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दी। अभी तक हमें क्या समझ में आया कि जब इस सेट्स पर डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो पॉपुलेशन को देखा जाता है कि पॉपुलेशन है किस किस्म की। अगर फाइनाइट पॉपुलेशन है तो डायरेक्ट डाटा हासिल करके हम इस सेट्स के तमाम प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर फाइनाइटली लार्ज या इनफाइनाइट पॉपुलेशन है तो हम काम नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हमें सैंपल निकालना पड़ेगा। देखते हैं कि सैंपल क्या है और सैम्पलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सैंपल होता क्या है। तो सैंपल जो पॉपुलेशन हमारी होती है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, उस पॉपुलेशन में मौजूद तमाम इंडिविजुअल्स और तमाम मेंबर्स में से चंद को सेलेक्ट करके हम स्टडी करते हैं। तो जो चंद जो हम सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, वो चंद जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, सैंपल कहलाते हैं। वो जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होना चाहिए किसका, पॉपुलेशन का। मतलब जो सैंपल हम ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन में से वो ऐसा होना चाहिए जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, पॉपुलेशन में मौजूद मेंबर जैसा हो। तो फिर जो सैंपल को स्टडी करके हम रिजल्ट निकालेंगे, उस रिजल्ट के बारे में हम एज्यूम कर सकते हैं कि पॉपुलेशन भी इसी रिजल्ट को शो कर रहा होगा। तो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट पॉपुलेशन का जो कि ड्रॉ किया जाता है किसमें से, पॉपुलेशन में से, ताकि हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकें या फिर कोई फोरकास्टिंग वगैरह कर सकें किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। दूसरे लफ्जों में पॉपुलेशन में से एक सबसेट निकाला जाएगा, पॉपुलेशन में कुछ मेंबर निकाल के उसका सेट बना दिया जाएगा और वो सेट क्या कहलाएगा, सैंपल। और हम क्यों निकाल रहे हैं ये सेट, ताकि हम उसको स्टडी करें और उसको स्टडी करके हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फ्रेंसेस बनाएं और हम ये कहें कि हमने उस सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन को ही स्टडी कर लिया है। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का ही क्या होता है, पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखें डायग्राम में आपको बताया गया है, ये पूरी हमारी जो है पॉपुलेशन है। इसमें से पहले इस एक मेंबर को निकाला गया, इधर से दो मेंबर निकाला गया, एक मेंबर निकाला गया, दूसरा मेंबर निकाला गया, इधर से एक मेंबर निकाल लिया गया, और ये जो हमारा मौजूद है ये क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल में मौजूद जो 4 लोग हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ये हमारे पॉपुलेशन के आप देखें कितने मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनकी एज, वेट, हाइट, जो भी इनकम या कंजम्पशन जो भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, वो हम इन 12 की स्टडी करने के बजाय इन 4 की स्टडी करेंगे। हालांकि आपको देखें हमने जो एग्जाम्पल दी है वो फाइनाइट पॉपुलेशन की दी है, क्योंकि इनफाइनाइट और फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन की एग्जाम्पल यहाँ मैं दे नहीं सकता ना, इतने सारे मेंबर्स कहाँ से दिखाऊंगा मैं। इसी वजह से फाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जाम्पल लेकर हमने यहाँ पे सैंपल ड्रॉ किया है। तो इन 4 लोगों को स्टडी करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके हम ये कहेंगे कि पॉपुलेशन भी यही शो करती होगी। तो सैंपल क्या है, पॉपुलेशन का पार्ट है। अब सैंपलिंग और सैंपल अलग चीज होती है। सैंपल वो पार्ट है जो कि पॉपुलेशन में ड्रॉ हो गया, और इसको ड्रॉ करने का जो मेथड है वो सैंपलिंग कहलाता है। मतलब सैंपलिंग क्या हुआ, सैंपलिंग एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम सैंपल ड्रॉ या सेलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन में से। यानी अगर ये हमारी पॉपुलेशन है पूरी, इसमें से आप जो है वो ये 4 यूनिट निकाल लेते हैं, तो इस 4 यूनिट को इस पॉपुलेशन में से निकाला कैसे जाएगा, ये सैंपलिंग कहलाती है। और हमें आगे ये देखना है कि सैंपलिंग कैसे होती है। सैंपल तो हमें समझ में आ गया, जो कि फाइनाइटली लार्ज और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में सैंपल निकाला जाएगा, तो वो सैंपलिंग की मदद से निकाला जाएगा। तो सैंपलिंग क्या है, पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने का प्रोसीजर। तो क्यों निकाली जा रही है सैंपलिंग, क्यों की जा रही है, ताकि हम पॉपुलेशन में से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें। मतलब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को पॉपुलेशन में से हासिल कर सके, पॉपुलेशन को मैक्सिमम स्टडी कर सकें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकें। इसके लिए हम सैंपलिंग करते हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए फाइनाइट और इनफाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन, फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन में मुश्किल है, नामुमकिन है। तो हम सैंपल निकाल के काम करते हैं, इसे सैंपलिंग कहते हैं। करते कैसे हैं देखें, यहाँ पे एक डायग्राम में आपको शो कर रहे हैं कि ये पॉपुलेशन है हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन में से देखिए ये सैंपल हमने यहाँ पर निकाल लिया सैंपलिंग टेक्निक से। कैसे निकाला सैंपलिंग की मदद से सैंपल कैसे निकाला, अभी हम देखेंगे आगे कि सैंपलिंग होती कैसे। फिर हमने सैंपल को स्टडी किया,
और उस सैंपल की जो हमने स्टडी करके उसका जो स्टैटिस्टिक निकाला, उसकी मदद से हम कुछ इन्फ्रेंसेस, कुछ एस्टिमेशन, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। और फिर हम ये कहेंगे जो हमने रिजल्ट निकाला है ये पॉपुलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। यानी ये पॉपुलेशन, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि फाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, तो इसमें प्रोसीजर अंजाम दिया जाएगा। मतलब पहले सैंपल निकालो, सैंपल को स्टडी करो और उससे एस्टिमेशन करके ये कह दो कि पॉपुलेशन का भी रिजल्ट होगा। मतलब ये चक्कर चलता रहेगा। इस तरीके से आप जो है सैंपल को निकाल कर पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। अब सिर्फ मसला हमारे पास क्या है जो हमें समझना है, वो ये है कि ये कैसे होता है सैम्पलिंग, यानी आप पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे निकालते हैं। बाकी ये जो है कि भाई सैंपल को स्टडी कैसे करते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे, उसके अलग चैप्टर्स हैं कि सैंपलिंग जो है होती है, उसके बाद हम सैंपल को स्टडी किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैंपलिंग कैसे होती है। तभी हम ये देख रहे हैं आगे जाकर के सैंपलिंग कैसे है, और सैंपलिंग करने के बाद सैंपल को स्टडी कैसे करते हैं उसको हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। लेकिन अभी पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर हम पॉपुलेशन का सैंपल निकालेंगे तो उसका फायदा क्या है हमें। फिर हम ये देखेंगे कि सैंपलिंग जो है वो किन किन तरीकों से की जा सकती है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप सैंपल ना निकालें किसी पॉपुलेशन में से, जबकि पॉपुलेशन को आप डायरेक्ट स्टडी करें, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन फाइनाइट भी है, आप उसे डायरेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उसे स्टडी करने में हो सकता है कि आपका यूनिटी क्या हो जाए, वो यूनिटी तबाह हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और आप उनकी क्वालिटी को जज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको यूनिट्स खोलने पड़ेंगे। तो अगर आप एक एक यूनिट को लेकर खोलें और उसको एनालाइज करें तो यूनिट तो खराब हो जाएंगे वो सारे। इसी वजह से आप पूरी पॉपुलेशन जो है ना उसको स्टडी नहीं करते, बल्कि कुछ यूनिट निकाल के उसको मुकम्मल तौर पे चेक कर लेते हैं। इस तरीके से पूरी जो आपकी जो यूनिट्स की पॉपुलेशन है वो बर्बाद होने से बच जाती है। तो डिस्ट्रक्टिव नेचर जो है, जो कि पॉपुलेशन को डायरेक्ट स्टडी करने से आ सकती है, वो सैंपल निकालने की वजह से हमारी जो है वो बच सकती है। ये पहला फायदा है सैंपलिंग का। दूसरा फायदा कि कुछ कुछ पॉपुलेशन होती है उसको फिजिकली इम्पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी हम उसकी चेकिंग कर ही नहीं सकते। जैसे आपको बताया कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन में आप डायरेक्ट जो है वो पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, तो ऐसे में तो सैम्पलिंग करनी ही करनी है आपको। लेकिन ये जो है कि भाई कुछ यूनिट खराब हो जाएंगे, अगर आप यूनिट पॉपुलेशन की स्टडी करें तो खराब हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में फाइनाइट पॉपुलेशन में भी आप सैम्पलिंग करेंगे। दो फायदे हो गए, एक तो यूनिट खराब हो सकते हैं, इस वजह सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, कुछ यूनिट को चेक करके वो खराब हो जाए, सही है, सारी पॉपुलेशन तो खराब नहीं होगी। दूसरा फिजिकली इम्पॉसिबिलिटी होती है कभी कभी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सैंपल निकाल के स्टडी कर लेंगे। इसके अलावा कभी कभी कॉस्ट ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आप आइटम्स को स्टडी करेंगे तो आपको लोग मतलब एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, आपको कुछ मशीन्स लानी पड़ेंगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, तो वो जो है वो कॉस्ट ज़्यादा लगने की वजह से आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते। कुछ सैंपल को निकाल के जो है वो स्पेशलिस्ट लाते हैं और टेक्नीशियन लाते हैं, उनसे चेकिंग करवा लेते हैं। और चौथा रीज़न ये है कि कभी कभी चौथा रीज़न ये है कि जो पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल के हम रिजल्ट निकालते हैं, वो रिजल्ट काफ़ी होता है हमारे लिए। मतलब उसकी मदद से, क्योंकि पॉपुलेशन को हम स्टडी कर पा रहे हैं, तो फिर फुजूल में पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने का फायदा क्या है। मतलब पॉपुलेशन में सैंपल निकाल के स्टडी कर रहे हो, रिजल्ट जो आ रहा है सैंपल का वो पॉपुलेशन के बारे में हमें बता रहा है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्यों फिर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें, टाइम ज़ाया करें अपना। तो सैंपल के रिजल्ट एडुकेट होते हैं, मतलब काफ़ी होते हैं हमारे लिए। और पांचवा रीज़न जो है वो सैम्पलिंग का ये है कि सैम्पलिंग अगर आप ना करें और पूरी पॉपुलेशन को डायरेक्ट स्टडी करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या 5 रीज़न हो गए कि पूरी पॉपुलेशन को डायरेक्ट स्टडी करें और हर यूनिट को स्टडी करें तो वो तबाह हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। फिजिकली कभी कभी पूरी पॉपुलेशन स्टडी नहीं हो सकती, कॉस्ट हमारी ज़्यादा लग रही होती है, और सैंपल से जब रिजल्ट निकल रहा है तो डायरेक्ट स्टडी हो सकता है, तो डायरेक्ट स्टडी कर लो। सैंपल से रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट पॉपुलेशन को बता रहे हैं, डायरेक्ट स्टडी कर लो, सैंपल को स्टडी कर लो, पॉपुलेशन को छोड़ दो। और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है पॉपुलेशन को पूरा स्टडी करना, इस वजह से हम सैम्पलिंग करते हैं। अब सैम्पलिंग होती कैसे है, अभी हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की काइंड, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, और अब सैम्पलिंग की हम लोग काइंड्स पढ़ रहे हैं। और सैम्पलिंग आपको बताइए क्या होती है कि अगर पॉपुलेशन में से आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं तो सैंपल ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि सैम्पलिंग की किस तरीके से जाती है। तो यहाँ पे सैम्पलिंग की काइंड बताई गई है कि सैम्पलिंग जो है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। एक कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है कि अगर आप पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं और हर यूनिट के सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो सैम्पलिंग है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, यूनिट्स को जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं
और तमाम यूनिट के सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है। यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर यूनिट सेलेक्ट हो सकता है, अगर आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर यूनिट सेलेक्ट नहीं हो सकता, उसके हर यूनिट के सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको चार पार्ट्स में, चार काइंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी चार काइंड है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो अभी आइए देखते हैं हम सारी ये जो काइंड्स हैं इनको स्टडी करते हैं। इससे हमें मालूम चलेगा कि पॉपुलेशन में से जो सैम्पलिंग की जाती है वो किस तरीके से जाती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम देखें तो उसमें क्या बयान किया जा रहा है कि पॉपुलेशन में से अगर हर मेंबर के सेलेक्ट होने के चांसेस हों, यानी हर मेंबर सेलेक्ट हो सकता हो, इक्वल चांसेस की बात नहीं की जा रही, चांसेस हों बस, यानी हर मेंबर को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे इस तरीके में, यानी ऐसे जो सिनेरियो में हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो रही है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की चार काइंड्स है। उसकी पहली काइंड क्या है हमारे पास, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा कि आपके पॉपुलेशन में से हर मेंबर के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होंगे, मतलब इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड अगर पाया जा रहा हो तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। और फिर आप कहीं से भी कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें इमेज में बताया गया है कि पहला कर लिया और ये चौथा कर लिया और ये भी यूनिट सेलेक्ट कर लिए। आप कहीं से भी कोई भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते तो आप ये वाला यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते तो ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि तमाम यूनिट्स के, तमाम मेंबर्स के सेलेक्ट होने के, तमाम इंडिविजुअल के सेलेक्ट होने के चांसेस एक जैसे हैं। तो आप कहीं से भी कोई भी मेंबर उठा लें, सेलेक्ट कर लें और सैंपल बना लें अपना। ये सैम्पलिंग का पहला मेथड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का दूसरा मेथड देखें आप, कि अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं और आप कर ये रहे हैं कि आपने जो अपने तमाम पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनको आपने नंबर अलॉट कर दिए, सीरियल नंबर्स अलॉट कर दिए, और फिर उनमें से आप सीरियल नंबर में से कहीं से कोई एक मेंबर क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद एक इंटरवल देकर आप उसमें से मेंबर्स क्या करते रहेंगे, सेलेक्ट करते रहेंगे। तो ये क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉपुलेशन में अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है वो नंबर जनरेट करके उनको नंबर दे देते हैं और फिर रेगुलर इंटरवल के बाद आप जो है वो मेंबर्स को सेलेक्ट करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब डायग्राम पे देखें आप कि हमने ये पहला मेंबर सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, दो के बाद हर मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, दो के बाद हर मेंबर सेलेक्ट करते चले आ रहे हैं, तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गई। अब अगर हम चाहते हैं तो हम 3 के बाद भी कोई मेंबर सेलेक्ट कर सकते थे, मतलब 3 को छोड़कर एक मेंबर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको अपनी पॉपुलेशन में से निकालकर उसको अपने सैंपल में डाल लेते हैं। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। देखिए यहाँ भी हर मेंबर के सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। आप चाहते तो आप पहले से स्टार्ट करके दो मेंबर छोड़ के भी सेलेक्ट कर सकते थे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की दूसरी काइंड है। अब आइए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तीसरी काइंड की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तीसरी काइंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें होता यह है कि एक मामला है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है आपकी, उसमें जो है वो मेल भी है, फीमेल भी है। अब अगर आप डायरेक्ट जो है वो पॉपुलेशन में से सैंपल निकालेंगे, चाहे वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से करें, आप कहीं से भी कोई मेंबर उठा लें या फिर आप सीरियल नंबर दे के उठाएं, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि मेल ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएं या फीमेल ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएं और उसमें फिर जो है वो इक्विटी नहीं आएगी। तो फिर आप क्या करते हैं, आप ग्रुप्स बना लेते हैं। यानी आप क्या करेंगे, मेल अलग कर लेंगे, फीमेल अलग कर लेंगे और फिर फीमेल में से अलग सैम्पलिंग करेंगे और मेल में से अलग सैम्पलिंग करेंगे और उस सैंपल को मिला के अपना पूरा जो है वो सैंपल बना लेंगे आप। यानी इसके अंदर आप सब ग्रुप बना लेते हैं पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन को आप ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये ग्रुप किसी भी तरीके से बन सकता है, एज वाइज ही बन सकता है, जेंडर वाइज ही बन सकता है, जो इनकम ब्रैकेट के लिहाज से बन सकता है। मिसाल के तौर पर आप जो स्कूल में जाएं और एज वाइज ग्रुप बना लें, आपने पूरी पॉपुलेशन जो स्कूल की है उसको एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और फिर हर जो आपने ग्रुप बनाया है एज का, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, कुछ लोग हर ग्रुप में सेलेक्ट करके अपना सैंपल बना लेंगे। तो ये सर्टिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो आप ग्रुप बनाएंगे ना, पॉपुलेशन को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो एक ग्रुप जो होगा उसके अंदर तमाम मेंबर्स जो हैं वो होमोजीनियस होंगे, इंटरनली होमोजीनियस होंगे, लेकिन ग्रुप आपस में हेट्रोजीनियस होंगे। यानी कि जैसे हमने मेल और फीमेल की आपको एग्जांपल दी, तो आपने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन को मेल और फीमेल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब ग्रुप 2 बन गए। अब आप क्या कर रहे हैं, फीमेल जो है वो इंटरनली सारी जो है वो होमोजीनियस हो गई, मेल इंटरनली सारे होमोजीनियस है, लेकिन मेल और फीमेल के जो ग्रुप है ये आपस में हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। तो
तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ये किसी पैटर्न के मुताबिक बनाए गए होंगे, मतलब एज के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, और हर में से देखें एक एक मेंबर क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ये स्टडी, और आखिरी में तो 2 सेलेक्ट कर लिए। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है। इसमें भी तमाम मेंबर्स के सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप तमाम मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और 3 काइंड हो गई। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसके आप क्या करते हैं, कोई ग्रुप वगैरह नहीं बनाते, कहीं से भी कोई मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ना कोई इसमें सीरियल होता है। लेकिन जो हमारे पास वो था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, उसके अंदर आप क्या करते हैं, सीरियल नंबर अलॉट करते हैं और फिर एक मेंबर को सेलेक्ट करके जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सिलेक्शन करते रहते हैं। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आप ग्रुप्स बना रहे हैं और फिर तमाम ग्रुप्स में से सिलेक्शन कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, और सैंपल बना रहे हैं। अब हमारा आखिरी पार्ट जो है, आखिरी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वो हमारे पास कौन से, क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आप पॉपुलेशन को ग्रुप्स में तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो ग्रुप्स जो हैं वो इंटरनली हेट्रोजीनियस होते हैं और आपस में होमोजीनियस होते हैं। क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर हम मीज़ान बैंक चला रहे हैं और मीज़ान बैंक की 300 ब्रांचेज हैं, एज्यूम कर लें, और 300 ब्रांचेज हैं। हम उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सैंपल बनाना चाह रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। अब होगा क्या कि लांडी ब्रांच से भी कुछ लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि सिलेक्शन हो कि ब्रांचेज में से, लेकिन आप इसमें इस तरीके से नहीं करेंगे। आप करेंगे ये कि आप तमाम ब्रांचेज जो हैं उसमें से पूरी पूरी ब्रांच को उठाएंगे। एक ब्रांच को उठा लेते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, ट्रेन कर देते हैं। दूसरी ब्रांच को उठाते हैं, उसको ट्रेन कर देते हैं। तो आप इस तरीके से ब्रांचेस को अलग अलग देखेंगे। पूरी पॉपुलेशन तो 300 ब्रांचेस पूरी पॉपुलेशन है ना आपकी, आपके पूरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो 300 ब्रांचेज में मौजूद तमाम लोग आपके एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आपने उनको ब्रांच वाइज अलग अलग कर लिया। अब आपके 300 पार्ट्स बन गए, पॉपुलेशन के 300 क्लस्टर बन गए। अब हर पॉपुलेशन का एक क्लस्टर जो है वो अंदर से तो जो क्या है, इंटरनली तो हेट्रोजीनियस है ना, तमाम एम्प्लॉयज अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन होमोजीनियस है आपस में। यानी एक ब्रांच लांडी ब्रांच और गुलशन ब्रांच, ये दोनों ब्रांचेज हैं, इनका सारा इंटरनल सिस्टम एक जैसा होगा। अब इसमें होगा ये कि देखिए, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे डायग्राम में जो है वो 5 क्लस्टर बनाए हुए हैं। अब ये इनको आप ब्रांचेज एज्यूम कर लें, तो इसमें देखिए 2 ब्रांचेज सेलेक्ट हो गई। यानी जो क्लस्टर होगा उसमें से कुछ क्लस्टर को सेलेक्ट किया जाएगा, उसी को हम क्या बना लेंगे, सैंपल बना लेंगे, और फिर उसको हम स्टडी कर लेंगे। अब जैसे अगर मीज़ान बैंक अपनी बैंकिंग सर्विसेज को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम ब्रांचेज में तो कुछ ब्रांचेज को सेलेक्ट कर लेगा पूरा और उसको स्टडी कर लेगा, और उसकी बुनियाद पर अपनी पूरी जो मीज़ान बैंक है उसके बारे में प्रेडिक्शन कर लेगा। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसकी 4 काइंड्स हैं। तो सैंपल निकालने के 4 तरीके हो गए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जहाँ पर तमाम मेंबर के सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अब आ जाए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि तमाम इंडिविजुअल के सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। ऐसा हो सकता है कि कोई जो हमारे पास मेंबर है वो सेलेक्ट होने से रह जाए, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स की सिलेक्शन होती है पॉपुलेशन में से सैंपल बनाने के लिए, वो सब्जेक्टिव होती है, यानी बंदा अपने लिहाज से कर रहा होता है। तो आइए इसको देखते हैं। यानी इसमें तमाम के सेलेक्ट होने के चांसेस ऐसा हो सकता है कि ना हो। तो पहली काइंड इसकी क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कैसा मेथड है कि इसके अंदर जो रिसर्चर होता है ना, जो सैंपल निकाल रहा है, वो सैंपल को ड्रॉ कर लेता है जो मोस्ट एक्सेसिबल हो रिसर्चर के लिए, जो उसको आसानी से सेलेक्ट करने में उसको मतलब कोई मसला ना हो रहा, आसानी से सेलेक्ट कर सक रहा हो, वो उन लोगों को सैंपल बनाकर स्टडी कर लेता है। जैसे यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है डायग्राम में, जो करीब करीब ये 5 लोग थे, इसको इसने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और सैंपल बना लिया। तो इसमें तमाम लोगों के सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं थे, तो इसी वजह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। अब आगे देखें दूसरी काइंड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की दूसरी काइंड क्या है हमारे पास, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। तो वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग में क्या होगा कि जो हमारे पास रिसर्चर होगा ना, वो पॉपुलेशन में खुद मेंबर को सेलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि मेंबर्स रिस्पॉन्स देंगे और वो सैंपल बन जाएंगे, सैंपल का पार्ट बनेंगे। यानी पार्टिसिपेंट्स जो होंगे उससे डायरेक्टली कांटेक्ट जो है वो नहीं करेगा रिसर्चर, बल्कि जो वो क्या करेगा, जो पीपल होंगे, पब्लिक होंगे, वो वॉलंटियर करेंगे कि भाई हम लोग आपके सैंपल में आना चाह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर जो है, फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसके लिए मैंने ऑनलाइन जो है वो सर्वे डाल दिया है कि जो आना चाह रहा है वो इसका पार्ट बन जाए। अब वो लोग जो है उस प्रोग्राम के अंदर कुछ लोग वॉलंटियर आते हैं और उसका पार्ट बन जाते हैं। तो हमने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन में कुछ लोग को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं उन 5 जो आ रहे हैं
लोग वॉलंटरीली उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उनको सैंपल बना के स्टडी कर लूँगा। तो ये हमारे पास वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग है। ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें सबके सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो वॉलंटियर आएंगे वही सेलेक्ट होंगे बस। अब आ जाएं आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तीसरी काइंड, पर्पोसिव सैम्पलिंग। तो पर्पोसिव सैम्पलिंग में क्या है कि रिसर्चर जो है वो अपनी जजमेंट यूज करेगा, यानी वो सैम्पलिंग करते वक्त तो वो ये नहीं देखेगा कि करीब करीब कौन से आसानी से कौन से सेलेक्ट हो रहे हैं और वॉलंटियर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर वो अपनी जजमेंट यूज करेगा और जजमेंट यूज करके उसको जो लग रहा है कि उसके लिए जो ज़्यादा यूजफुल होंगे उनको वो सेलेक्ट कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे जो पर्पोसिव सैम्पलिंग में डायग्राम है, उसने एक बंदा ये सेलेक्ट कर लिया, एक बंदा यहाँ से जाके इन दो को छोड़ दिया, ऐसे इन दो को सेलेक्ट कर लिया, इन दो को छोड़ दिया जो ऐसे करीब थे, बल्कि वो अंदर जा जाके देख देख के अपने लिहाज से लोगों को क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी सबके सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो रिसर्चर को बेहतरीन लगेंगे वो उसको सेलेक्ट करेगा। तो ये कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की काइंड, कौन सी, पर्पोसिव सैम्पलिंग। और लास्ट जो हमारे पास सैम्पलिंग है वो कौन सी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होगा कि जो रिसर्चर होगा वो कुछ लोगों को, कुछ पार्टिसिपेंट्स को, कुछ पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होंगे उनको सेलेक्ट कर लेगा, एक आध को, फॉर एग्जाम्पल 3 सेलेक्ट कर लिए। अब वो 3 बंदे जो है मजीद मेंबर को सेलेक्ट करके लेके आएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जो उसका सैंपल है वो बढ़ता चला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पास आते रहेंगे। तो स्नोबॉल कहीं इसी वजह से रहे कि उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। एक पार्टिसिपेंट जो है वो दूसरे पार्टिसिपेंट का को लेकर आएगा तो साइज बढ़ेगा। इधर देखें शो हो रहा है, ये 2 को सेलेक्ट किया और ये हर बंदा जो है वो 3-3 पार्टिसिपेंट लेकर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाती है हमारे पास, स्नोबॉल सैम्पलिंग। कि आपको इसमें तमाम मेंबर्स को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक को सेलेक्ट करें दूसरा खुद आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें हमने सैम्पलिंग किस किस तरीके से की जा सकती है इसको कवर कर लिया। ज़्यादातर जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर सैम्पलिंग की जाती है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और जो हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, सही, और इस तरीके से जो हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, वो की जाती है। ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इनको बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जजमेंट और इसके अंदर जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूजेस ज़्यादा है। तो अभी इस लेक्चर में हमें क्या क्या मालूम चल गया कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, और सैंपल क्यों निकाला जाता है, उसको निकालने के फ़वाइद क्या हैं, सैम्पलिंग की कैसे की जाएगी, कौन कौन से मेथड जो हैं उसको सैम्पलिंग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट, माशाल्लाह हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को इंशाल्लाह शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से डाटा कलेक्ट होता है, एनालाइज होता है, रिकॉर्ड होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से बात होगी। लेकिन यहाँ तक हमने टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लिया, क्योंकि पॉपुलेशन और सैंपल की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अब जब हम अपने न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है वो पॉपुलेशन का है या सैंपल का है, पॉपुलेशन फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइटली लार्ज है, क्या हुआ है सैंपल मतलब सैंपल जो निकाला गया वो कैसे निकाला गया, ये अगर हम देख सकते हैं तो हम देखेंगे। अभी उसके बाद जो है वो अपने स्टैटिस्टिक्स के मेथड को यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।